हेलो, माय नेम इज़ प्रभव एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो हमने सब सर्वे शुरू किया था, हमारा नया सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि हमारी कौन कौन सी बेसिक यूनिट्स है जो हमें सर्वे में कवर करनी है, और मैंने आपको बताया भी था कि कौन सी यूनिट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम जो सर्वे की बात कर रहे हैं वो आपके कोई भी एग्जाम की अगर आप बात करो तो सबके लिए बेनिफिशियल है। आप कोई भी एई जेई, यहाँ तक कि अगर आप गेट का एग्जाम भी लिखना चाह रहे हो तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। अपन इस तरीके से सर्वे को कवर करेंगे कि आपका कोई भी एग्जाम टूटे ना। ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की थी सर्वे में, तो बेसिकली हम फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे थे, फंडामेंटल ऑफ सर्वे। तो फंडामेंटल ऑफ सर्वे में सबसे पहले हमने देखा था कि डेफिनेशन ऑफ सर्वे क्या होती है। बेसिकली अगर हम सर्वे पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि सर्वे का मतलब क्या होता है। तो सर्वे इज अ आर्ट ऑफ मेजरिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पॉइंट ग्राफिकली और न्यूमेरिकली। किसी भी चीज की जगह को पता लगाने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, सर्वे बोलते हैं। कि उसकी पोजीशन क्या है, वो कहाँ पे है, एक पर्टिकुलर रेफरेंस के हिसाब से। किसी भी पर्टिकुलर चीज के रेफरेंस के हिसाब से ही हम बताते हैं कि उस पर्टिकुलर रोड से इतनी दूर है हमारा घर, या उस पर्टिकुलर रोड से इतना दूर है हमारा घर। तो ये हमारा क्या है, सर्वे है। और वैसे जब हम कुछ बड़े सर्वे करते हैं तो फिर हम क्या लेते हैं, मेरिडियन लेते हैं। वो आगे हम पढ़ेंगे, मेरिडियन अजीमथ और हमारा ये सारी चीजें जो हैं वो हम कंपास सर्वे में देखेंगे। अभी बेसिकली अगर हम सर्वे की बात करें तो किसी भी चीज की पोजीशन निकालने की प्रक्रिया को ही हम क्या करते हैं, सर्वे कहते हैं, या प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग मीन पॉइंट्स। बेसिकली कोऑर्डिनेट्स हम पता लगाते हैं, जैसे आपने गूगल मैप्स वगैरह में भी देखा होगा। तो हम क्या पता लगाते हैं, वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पता लगाते हैं। वो आपके सरफेस, जो आपका ग्राउंड सरफेस है, उसके ऊपर भी हो सकता है और उसके नीचे भी हो सकता है। ठीक है। हमारा जो फिक्स डिफरेंस होता है वो मीन सी लेवल भी होता है कई बार। तो बेसिकली ये थोड़ा सा अभी डीप हो जाएगा। अभी सिर्फ हम बेसिक सर्वे की डेफिनेशन पे ध्यान दें। तो सर्वे का मतलब क्या होता है, पोजीशन लगाने की प्रक्रिया को पता लगाना। ठीक है। ठीक। इसके बाद हमने देखा था कि जब हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सर्वे हम करेंगे तो हमें दिखाना होगा, राइट, कि कौन सी चीज कहाँ पे है। तो उसको हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो हम मैप के फॉर्म में दिखा सकते हैं, और दूसरा हम प्लान के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो अगर हम मैप के फॉर्म में दिखाते हैं तो जो हमारी स्केल होती है वो बहुत छोटी होती है। अब यहाँ पे अपोजिट चलता है, यानी अगर कोई चीज बहुत बड़ी होगी तो उसकी स्केल उतनी छोटी रखनी पड़ेगी हमको। आप इसको इस तरीके से समझे, मैं आपको बहुत आसानी से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको कोई बहुत बड़ी चीज को एक छोटे से पेपर में लाना है तो उसको बहुत ज्यादा श्रिंक करना पड़ेगा, है ना। बहुत ज्यादा अपन को श्रिंक करना पड़ेगा, तब वो, जैसे अगर मैंने कहा आपको श्रीलंका का एग्जांपल दिया था। तो अगर हमको पूरे पूरे श्रीलंका को एक छोटे से मैप के पेपर पे लेके आना है तो हमें बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, श्रीलंका को श्रिंक करना पड़ेगा। तो बस यही बात यहाँ पे भी लागू हो रही है कि हमको उसको बहुत ज्यादा श्रिंक करना पड़ेगा, तो उसकी जो स्केल होगी वो बहुत छोटी होगी। ठीक है। एक यूनिट हमारे 5 लाख, 1 सेंटीमीटर हमारे 5 लाख सेंटीमीटर के बराबर होगा। लेकिन अगर कोई घर है, आपको घर को आपको सिकोड़ के एक पेज में लेकर आना है तो आपको उसको कम श्रिंक करना होगा। तो जो स्केल होगी आपकी बड़ी होगी। तो जो आपकी 1 यूनिट होगी या 1 सेंटीमीटर होगा वो 50 सेंटीमीटर के बराबर होगा, या 1 यूनिट 50 यूनिट के बराबर होगी। ठीक है। यही हमारा बेसिक था रिप्रेजेंटेशन ऑफ, जो भी हम प्लान करते हैं तो दो टाइप से कर लेते हैं, एक मैप और एक प्लान। ठीक है। मतलब जब हम कोई भी सर्वे करते हैं तो उसको जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैप और प्लान। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हमेशा कैसा होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। कोई चीज अगर कर्व है तो हम उसको प्लान में कैसे दिखाते हैं या मैप में कैसे दिखाते हैं, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखाते हैं। तो ये आपने जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा होगा तो वहां पे आपने देखा होगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो वही हम यहाँ पे भी करते हैं। ठीक है। फिर बेसिकली हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे क्या है, कि हमें सर्वे करने की जरूरत क्या पड़ रही है, राइट। तो सर्वे करने की हमें इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि हमको रिलेटिव पोजीशन निकालना होता है। ठीक है। लेआउट बनाना होता है, मार्कआउट करनी होती है पोजीशन, एरिया वॉल्यूम निकालना होता है। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे हो जाता है। फिर हमने बात की थी कि हमारा शेप ऑफ द अर्थ किस तरीके से होता है। क्योंकि हमें शेप ऑफ द अर्थ पता लगाना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भी हम सर्वे की बात करते हैं तो हम अपने अर्थ का ही सर्वे करेंगे। तो अगर अर्थ का सर्वे कर रहे हैं तो पहले हमें अर्थ के फीचर्स पता होना चाहिए कि अर्थ का कैसा शेप होता है, कैसा साइज होता है, पोलर एक्सिस क्या होती है, इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होती है। अगर हमें ये सब बेसिक चीजें नहीं पता होगा तो हम अर्थ का सर्वे नहीं करेंगे। पहली बात तो ये हो गई। सेकंड बात ये भी है कि यहाँ से सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी काफी सारे फ्रेम हो जाते हैं कि ग्रेट सर्कल क्या होता है, आपका स्फेरिकल एंगल क्या होता है, उनके एंगल का सम क्या होता है, पोलर एक्सिस क्या होती है, इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होती है, आपका कौन सा हेमिस्फीयर बड़ा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ से आपके बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी बनते हैं जो कि हमको पता होना चाहिए। तो अगर मैं शेप ऑफ द अर्थ की बात करूं तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, जो इक्वेटोरियल एक्सिस होती है इट इज लार्जर देन पोलर एक्सिस। यानी कि आपकी जो इक्वेटोरियल एक्सिस होती है वो बड़ी होती है पोलर एक्सिस से। ठीक है। कितनी बड़ी होती है, 43.5 किलोमीटर। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेकंड आपका आता है कि जो साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी जो नीचे वाला पार्ट है ये जो अर्थ का, वो बड़ा है। यानी कि जैसे आपने अंडा देखा होगा तो जो अंडे का नीचे वाला पार्ट होता है वो बड़ा होता है। खैर इतना ज्यादा नहीं फर्क आता है, जैसे अंडे में तो बहुत ही बड़ा होता है नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला बहुत बड़ा, पर बहुत इतना ज्यादा फर्क नहीं आता है। लेकिन फिर भी आपका जो साउदर्न हेमिस्फीयर है इज बिगर देन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो ये आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है।
फिर जो शेप ऑफ द अर्थ है आपका वो कैसा होता है, जियोइड होता है। इसका क्या मतलब है, आप बोलोगे कि जियोइड कौन सा शेप होता है, तो जियोइड कोई शेप नहीं होता है, जियोइड का कोई शेप नहीं है। जियोइड जैसे आप स्फेयर हो गया, इलिप्स हो गया, है ना, ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, वैसे ही हमने अर्थ के शेप को जियोइड बोल दिया। ठीक है, क्यों बोल दिया, क्योंकि इसके कोई और शेप से जो अर्थ का शेप है वो मेल नहीं खा रहा था। थोड़ा सा वो इलिप्स भी है, थोड़ा सा वो ओवल भी है, थोड़ा सा वो स्फेयर भी है, तो सबका कॉम्बिनेशन है, तो हमको पता नहीं कि हम उसको अब क्या बोले, तो हमने अपना ही नाम दे दिया उसको, क्या, जियोइड। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर वाइल कैलकुलेशन शेप ऑफ अर्थ इज अज्यूम्ड एज सर्कुलर, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा चुका है एग्जाम में कि जब आप कैलकुलेशन करते हो तो शेप ऑफ द अर्थ कैसा कंसीडर करते हो, तो वेल यू कैलकुलेट द शेप ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड एज सर्कुलर। ठीक है, उसके बाद बात आती है ग्रेट सर्कल की, ये भी आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, आपको जितनी भी चीजें मैंने कल बताई हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं, तो वो सारी चीजें ऐसी ही हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी गई थी। एक बस मैंने आपको जो सर्वे की डेफिनेशन बताई है वो आपके एग्जाम में नहीं आएगी, बाकी जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में सारी चीजें पूछी गई हैं। तो अगर ग्रेट सर्कल की हम बात करें तो ग्रेट सर्कल में क्या होता है कि अर्थ को हम दो इक्वल पार्ट में या दो इक्वल भागों में अगर डिवाइड कर दें, तो जो सर्कल अर्थ को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा हो उसे हम ग्रेट सर्कल बोलते हैं। और जैसे हम ऐसे तीन सर्कल्स को मिला दें तो बीच में एक ट्राइंगल बनेगा। आप देख रहे हो, ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, ये भी अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, और ये वाला अर्थ को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। तो बीच में जो एक ट्राइंगल बनता है उसे हम स्फेरिकल ट्राइंगल बोलते हैं। स्फेरिकल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप देखोगे प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे किसी भी एग्जाम का, तो यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये बात आप याद रखना, ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका स्फेरिकल एंगल 0 से 360, यानी एक एंगल की अगर मैं बात करूं तो 0 से 360 होता है। अगर एक साइड की बात करूं, ये साइड की, ठीक है, ये आपका जो ट्राइंगल है इसके मैं अगर एक साइड की बस बात करूं तो जो इसका एक साइड होता है वो 180 से कम हो रहा है। आपको दिख रहा है ऐसा कर्व है थोड़ा पहले से, है ना, तो यानी 180 से क्या है, ये कम है। तो 0 से 180 के बीच हो सकता है। और आपका जो सम ऑफ तीनों एंगल का, ये जो सम बता रहा हूं मैं, ये एंगल और ये एंगल, इनका जो सम होता है वो 180 से 540 के बीच होता है। फिर मैंने आपको नोट पॉइंट बताए थे कि अगर आपका अर्थ कैसा है, इस तरीके का है, लेकिन आप मेजर कैसे करते हो, इस तरीके से। तो जब आप सीधे सीधे मेजर करते हो ना, तो हर 12 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर का फर्क आ जाता है, सिंपल। और जब आप ट्राइंगल, आपका जो स्फेरिकल ट्राइंगल बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। पर आप कैसा ट्राइंगल बनाओगे, ट्राइंगल क्यों बनाओगे, क्योंकि जब आप लीनियर सर्वे करते हो तो आप ट्राइंगल्स ही बनाते हो। ठीक है, तो जब आप ट्राइंगल का एरिया नापोगे, तो जब आप 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया नापोगे तो एंगल में कितना फर्क आ जाएगा। एंगल का यूनिट क्या होती है, एंगल की यूनिट होती है आपकी सेकंड। ठीक है, तो 1 सेकंड का फर्क आ जाता है 195 किलोमीटर स्क्वायर में। तो ये सब क्वेश्चन भी आपके पूछे हुए हैं। ठीक है, कई बार आपको समझ में नहीं आता होगा कि क्या है मतलब है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से नोट में बना दिया ताकि अगर यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है तो आपको समझ में आए और आपको बने। ठीक है, तो ये बेसिक हमने बातें की थी। आज हम थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करेंगे जो कि है हमारा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। ठीक है, तो मैं आपको जितनी भी क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, चाहे मैं बेसिक क्लासिफिकेशन हो सकता है, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन पर्पस हो सकता है, तीसरा क्लासिफिकेशन ऑन इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, तो ये बात करेंगे। और चौथा हम कोशिश करेंगे कि आज प्रिंसिपल ऑफ सर्वे भी हम खत्म कर लें। ठीक है, उसके बाद मैं आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी और मिस्टेक्स और एरर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बेसिकली आपकी जो पहली यूनिट है वो थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और मैं कुछ भी चीज आपकी छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक, तो हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे से आज। ठीक है, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, काफी एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं, हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो है हमारा वो बेसिक क्लासिफिकेशन ही है। यहाँ से आपको भर भर के क्वेश्चन देखेंगे। बेसिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको ये बताऊंगा, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस उतनी ही बताऊंगा। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है बेसिक क्लासिफिकेशन में आप दो तरीके के सर्वे करते हो, एक आप करते हो प्लेन सर्वे और एक आप करते हो ज्योडेटिक सर्वे। तो मैं इसको आपको टेबुलर फॉर्म में समझाता हूँ, अलग अलग समझाऊंगा तो काफी टाइम भी लगेगा। बेसिकली मैं आपको टेबुलर फॉर्म में दोनों के बीच का डिफरेंस बता देता हूँ, तो आपके क्वेश्चन भी सीधे सीधे आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, एक आपका होता है प्लेन सर्वे
और एक आपका होता है जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। तो अगर मैं प्लेन सर्वे की बात करूं तो इसमें क्या होगा, देखिए पहले तो बेसिक बेसिक पॉइंट हम समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट टेकन इनटू द अकाउंट। कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड। और इसमें क्या है आपका, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड। कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड। अब देखिए इसमें क्या फर्क है। जब आप प्लेन सर्वे करोगे, मान लीजिए आप ये प्लेन सर्वे कर रहे हो, ठीक है, ये आपका अर्थ है, तो आप प्लेन सर्वे कर रहे हो, लेकिन आप प्लेन सर्वे ना, थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं, ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ पे हम हैं, ये हम हैं, ठीक है, तो ये हम अर्थ के ऊपर ही है, राइट। तो अगर हम प्लेन सर्वे कर रहे हैं तो बहुत छोटे एरिया के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए सिर्फ हम इतने एरिया के लिए करेंगे तो प्लेन सर्वे करेंगे, तो इस इतने एरिया में आप बताइए कितना कर्वेचर आ गया होगा, बहुत कम, है ना। इसमें कितना कर्वेचर आया होगा, अगर आप प्रोजेक्शन भी करोगे तो बिल्कुल सीधी लाइन ही आ जाएगी। तो यहाँ पे हम कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसीडर नहीं करते, ठीक है, ये आपका हो गया प्लेन सर्वे। लेकिन आप जब जियोडेटिक सर्वे करते हो तो वो काफी बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो वो यहाँ पे कर्वेचर में आ जाएगा फर्क, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बना पा रहा हूं मैं, पर अगर आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो वो ऐसी आएगी, तो इतना तो फर्क आ गया, ये फर्क आ गया हमारे किसमें, जियोडेटिक सर्वे में। तो यहाँ से आपको एक ये बात पता चली कि जब आप छोटे एरिया के लिए सर्वे कर रहे हो तो आपको कर्वेचर लेने की जरूरत नहीं है, जब आप बड़े एरिया का सर्वे कर रहे हो तो आपको कर्वेचर को, ये जो अपना गोलाकार है, इसको लेने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क आ जा रहा है। तो जब आपके छोटे सर्वे होते हैं तो उसको हम प्लेन सर्वे बोलते हैं, क्योंकि उसमें कर्वेचर ऑफ द अर्थ को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत फर्क नहीं आ रहा है। लेकिन जब आपके जियोडेटिक सर्वे होते हैं तो आपका बहुत ज्यादा कर्वेचर डिफरेंस आ जाता है, इसलिए हमको कर्वेचर को कंसीडर करना पड़ता है। तो यहां से हमको ये भी समझ में आ गया कि इट इज फॉर स्मॉल डिस्टेंस एंड इट इज फॉर लार्ज डिस्टेंस। इट इज फॉर लार्ज डिस्टेंस, इट इज फॉर लार्ज डिस्टेंस, यानी जब आपका लार्ज डिस्टेंस होगा तभी आप जियोडेटिक सर्वे करोगे, और जब आपका स्मॉल डिस्टेंस होगा आप प्लेन सर्वे करोगे, ठीक है। डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम ज्यादा बड़ा डिस्टेंस को कवर करते हैं तो जो कर्वेचर ऑफ द अर्थ है वो आ जाता है अकाउंट में, यानी कर्वेचर ऑफ द अर्थ को, मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो ये कर्वेचर आ गया ना अकाउंट में ये, तो इसलिए हमको क्या कर्वेचर को लेना पड़ता है ना। कर्वेचर के लिए करेक्शंस होते हैं हमारे, वो आगे हम चल के पढ़ेंगे, अभी इतना डीप में हमको जाने की जरूरत नहीं है, बस बेसिकली आप ये समझना कि कर्वेचर हमको अकाउंट में लेना पड़ता है। लेकिन जब छोटा डिस्टेंस होता है तो हमें कर्वेचर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब आप कैसे बोलोगे कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा, किस डिस्टेंस को आप बड़ा बोलोगे और किस डिस्टेंस को आप छोटा बोलोगे, राइट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने डिस्टेंस के ऊपर के डिस्टेंस को आप बड़ा बोल दोगे और कितने डिस्टेंस के ऊपर के डिस्टेंस, नीचे के डिस्टेंस को आप छोटा बोल दोगे। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका है, ये आपका किसके लिए, स्मॉल डिस्टेंस के लिए या आपका लार्ज डिस्टेंस के लिए, ठीक है। ये आपका जो स्मॉल डिस्टेंस है वो एरिया आपका कितना होना चाहिए, सॉरी जो आपका डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपका प्लेन सर्वे होता है वो छोटे एरियाज के लिए होता है, तो आपका जो एरिया होगा, अगर आप पहले पुरानी बुक देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो एरिया मिलेगा वो लेस देन 250 मिलेगा, और यहाँ पे जो आपको एरिया मिलेगा वो ग्रेटर देन 250 मिलेगा। पर अभी जो आप रिवाइज्ड आया है, ये पुराने, अगर आप पुराने क्वेश्चन लगाओगे तो आपको ऐसा मिलेगा, लेकिन अभी जो है वहां पे आपको जो एरिया मिलेगा वो लेस देन इक्वल टू 195.5 किलोमीटर मिलेगा, और यहाँ पे जो एरिया मिलेगा वो आपको
ग्रेटर देन 195.5 किलोमीटर मिलेगा। ठीक है, तो ये ओल्ड है जिसको आपको याद नहीं रखना है, ये आपका न्यू है जिसको आपको याद रखना है। आजकल अगर नए क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी एरिया के लिए बनते हैं, पर आपको दोनों पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए कभी जो क्वेश्चन है वो बहुत पुरानी बुक से उसने उठाया हुआ या बहुत पुराने किसी एग्जाम से उठाया होगा, तो फिर वो ऑप्शन में आपको 250 दे देगा। तो ऑप्शन में अगर 250 है और 195.5 दोनों है तो आपको 195.5 लगाना है। अगर ऑप्शन में सिर्फ 250 है, 195.5 नहीं है, तो फिर आपको 250 लगाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कर्वेचर वगैरह को अकाउंट में नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो एक्यूरेसी होती है ना वो लो होती है, लो एक्यूरेसी। पर यहाँ पे हम कर्वेचर वगैरह को अकाउंट में लेते हैं, तो यहाँ पे जो एक्यूरेसी हमको रखनी पड़ती है वो ज्यादा रखनी पड़ती है। यहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो लो है, पर जो हमारा ज्योडेटिक सर्वे है वहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम एरिया भी बहुत बड़ा ले रहे हैं। तो अगर कोई भी थोड़ी, जैसे हम ज्योडेटिक सर्वे किसके लिए करेंगे, कंट्रीज की बाउंड्रीज के लिए करेंगे, स्टेट्स की बाउंड्रीज के लिए करेंगे। तो अगर आपने एक्यूरेसी कम रखी और किसी कंट्री का थोड़ा सा एरिया अपने अंदर में दिखा लिया तो फिर तो बवाल हो जाएगा, राइट। तो अपन को एक्यूरेसी इतनी हाई रखनी होनी चाहिए कि हमारा कोई भी कोऑर्डिनेट खराब ना हो, क्योंकि लो एक्यूरेसी अगर मान लीजिए आप अपने घर का सर्वे करा रहे हो तो वो तो प्लेन सर्वे में आएगा, तो आपने बाजू वाले की 10 मीटर जमीन या 1 मीटर जमीन दबा भी ली तो वो कुछ नहीं कर लेगा। लेकिन आप इंडिया और चाइना की बात करो तो इंडिया चाइना की 10 मीटर जमीन भी नहीं दबा सकता, और ना चाइना इंडिया की 10 मीटर जमीन दबा सकता है। तो यहाँ पे हमको एक्यूरेसी हाई चाहिए जब हम एरिया ज्यादा है हमारा, जब हम बड़े एरिया की बात कर रहे हैं। छोटे एरिया में उतनी ज्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है ना। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि जब हम प्लेन सर्वे करते हैं तो एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और जब हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं, जब हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं तो एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और जब हम प्लेन सर्विंग करते हैं तो एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है। यहाँ पे ना हमको कोई बेंचमार्क की ऐसी रिक्वायरमेंट होती नहीं, ठीक है। यहाँ पे बेंचमार्क की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ठीक है। बेंचमार्क अभी हम समझेंगे कि बेंचमार्क क्या होता है, एक पर्टिकुलर फिक्स डिफरेंस होता है, तो उतनी ज्यादा हमको रिक्वायरमेंट होती नहीं है बेंचमार्क की। पर जब हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं तो हमें बेंचमार्क की रिक्वायरमेंट होती है। फिर यहाँ पे जो हम करते हैं ना प्लेन सर्विंग, तो इसमें हम प्लेन ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री हमारी यूज होती है। और जब हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो यूज होती है वो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। अभी मैंने आपको प्लेन ट्राइंगल और स्फेरिकल ट्राइंगल सिखाया था ना, वैसे ही यहाँ पे क्योंकि हमको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए तो हम स्फेयर से जो भी बन रहे हैं सबको कंसीडर करेंगे, यहाँ पे हम सीधे सीधे कंसीडर करेंगे। ठीक है, सिंपल है। तो एक जगह हमारी प्लेन ट्रिग्नोमेट्री होती है और एक जगह हमारी स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री होती है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपकी जो प्लम लाइन होती है, मैं अभी आपको हम दिखाता हूँ कैसे। तो जो प्लम लाइन होती है वो पैरेलल होती है, प्लम लाइन पैरेलल टू ईच अदर। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बन जाता है कि प्लम लाइन कैसी होती है। इसमें जो प्लम लाइन होती है वो मीट करती है सेंटर पे। अब ये समझते हैं अपन कैसे, प्लम लाइन मीट्स एट सेंटर। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए ये हमारा क्या है, प्लेन सर्वे, ठीक है, और ये हमारा है ज्योडेटिक सर्वे। तो अगर आपने यहाँ पे प्लम गिराया तो प्लम गिराया, यहाँ पे आपने गिराया तो प्लम लाइन ऐसी आएगी, यहाँ पे आपने प्लम गिराया तो प्लम लाइन ऐसी आएगी, यहाँ पे प्लम गिराया तो प्लम लाइन ऐसी होगी। ये सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप यहाँ पे कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हो, यहाँ पे आप कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हो। आपने यहाँ प्लम लगाया गिराया तो वो आगे बढ़ते 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 यहाँ आएगा। आपने यहाँ प्लम गिराया तो वो आगे बढ़ते 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 यहाँ आएगा। आपने यहाँ प्लम गिराया तो आगे बढ़ते 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 यहाँ आएगा। आपने यहाँ प्लम गिराया तो आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ आएगा। आपने यहाँ प्लम गिराया तो आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ आएगा। तो जितने भी कहीं भी आप प्लम गिरा लो वो कहाँ पे आएंगी, सेंटर पे आके मीट कर जाएगी। जो आपका अर्थ का सेंटर होगा वहां पे प्लम लाइन आके मीट कर जाएगी। लेकिन जब आप प्लेन सर्वे कर रहे हो तो अगर आप प्लम गिरा रहे हो तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, है ना। तो प्लम लाइन जो होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है इन द केस ऑफ प्लेन सर्विंग, लेकिन जो प्लम लाइन होती है वो सेंटर पे आके मीट कर जाती है इन द केस ऑफ ज्योडेटिक सर्विंग। तो आसान है, समझ में आ रहा होगा, है ना। आप यहाँ पे प्लम गिराओगे तो वो सेंटर पे ही आएगा ना, आपको सीधा सीधा खींच दो लाइन तो वो सेंटर पे मीट कर जा रही है। ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है एग्जाम में कि जो प्लम लाइन होती है वो जियोडेटिक सर्वे में क्या होती है, तो अपन को समझ में नहीं आता है। सिंपल है कि जियोडेटिक सर्वे में तो सेंटर पे आके मीट कर जाएगी, और अगर हम बात करेंगे प्लेन सर्वे की तो क्या होगा, प्लेन सर्वे में वो सेंटर पे आके मीट नहीं करेगी। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, बेसिक से इसके डिफरेंसेस थे। हो सकता है, मुझे लगता है कि सारे आपके क्लियर हो गए होंगे, यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखना।
ठीक है, यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि बेंचमार्क आपको यहाँ पे मस्ट नहीं होता है, बेंचमार्क इज नॉट मस्ट, पर यहाँ पे आपका बेंचमार्क इज मस्ट। बेंचमार्क आपको चाहिए ही चाहिए होता है, यहाँ पे बिना बेंचमार्क के आप नहीं कर सकते। खैर बेंचमार्क आपको लगभग सभी जगह चाहिए होता है, पर यहाँ पे मस्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन हो गया। सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन होता है, ये तो हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, जो इसलिए मैंने आपको टेबलर फॉर्म में बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना होए। अगर किसी चीज को हम कंपेयर करके याद रखते हैं ना तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। आपको यही समझ में आ रहा होगा कि ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसमें हर चीज अच्छी है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम है तो इसमें हर चीज खराब है, सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। फर्स्ट क्लासिफिकेशन था हमारा ऑन द बेस, पहली तो हमारी बेसिक क्लासिफिकेशन थी। ठीक है, बेसिक क्लासिफिकेशन बोल सकते हो या क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हो आप। ठीक है, सेकंड हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑन पर्पस। ठीक है, तो पहला होता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पर्पस की बात करें तो टोपोग्राफिकल सर्वे। कलर चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा और अपन को समझ में आएगा। ठीक है, पर्पस के हिसाब से कर रहे हैं तो पहला हमारा क्या है, टोपोग्राफिकल सर्वे। ये जितने भी आज मैं आपसे बात करूंगा ना क्लासिफिकेशन के बारे में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आपका जो पर्पस के हिसाब से बात करूंगा मैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, तो सबसे पहले बात करते हैं हम टोपोग्राफिकल सर्वे। मतलब पर्पस के हिसाब से मतलब हमको क्या करना है ना। जैसे अगर कई बार आप क्या करते हो कि आप घर बनाने वाले हो तो आप उसके घर बनाने के पहले उस जो पर्टिकुलर एरिया है उसका जाके सर्वे करते हो कि कैसा एरिया है ना, आसपास क्या चीजें हैं, कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है, कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, नेचुरल फीचर्स कहाँ कैसे हैं, वहाँ के मैन मेड फीचर्स कैसे हैं, कहाँ से नदी निकल रही है उसके आसपास, कहाँ से नाला निकल रहा है, ठीक है, कहाँ पे उसके आसपास पहाड़ है। तो ये सारी चीजें हम पहले से जाके देखते हैं घर बनाने की, या कोई भी चीज, चाहे आप घर बनाओ, चाहे आप रोड बनाओ, चाहे आप ब्रिज बनाओ, तो ये सब नेचुरल या मैनमेड फीचर्स हम पता लगाते हैं। तो ये नेचुरल और मैनमेड फीचर्स को पता लगाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, नेचुरल एंड मैनमेड फीचर्स एंड इनइक्वालिटी। प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग नेचुरल एंड मैनमेड फीचर्स। देखिए जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही लिखा रहा हूँ, चाहे तो आप ये टोपोग्राफिकल सर्वे भी हम 4 पेज का पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम में आएगा नहीं। आपका एग्जाम में आएगी डेफिनेशन कि नेचुरल एंड मैनमेड फीचर्स को पता लगाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो टोपोग्राफिकल सर्वे बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग नेचुरल एंड मैनमेड फीचर्स एंड इनइक्वालिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे बोलते हैं। यानी वहां पे आसपास कहाँ पे पेड़ हैं, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे पहाड़ है, तो ये सारी, कहाँ पे सुपरमार्केट है, कहाँ पे
आपका मॉल है, तो ये सब चीज़ें जो हम पता लगा रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, टोपोग्राफिकल सर्वे होता है। ठीक है, अब इसकी स्केल क्या होती है, तो आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में स्केल वगैरह भी आजकल आने लगे है ना। तो इसकी जो स्केल होती है वो 1:25,000 से लेकर 1:10 लाख तक हो सकती है। तो यानी काफ़ी बड़ा सर्वे होता है। 1:25 यानी 25,000 पार्ट आपका जो लैंड का होगा, वो वन पार्ट आपके किसके बराबर होगा, पेपर में। यानी 25,000 पार्ट ऑफ लैंड इक्वल्स टू 1 पार्ट ऑन पेपर। अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज को मैप में। यानी 25,000 पार्ट आपके जो लैंड के होंगे, वो 1 पार्ट होंगे किसमें, पेपर में। ठीक है, सेकंड आपका आता है टोपोग्राफिकल सर्वे के बाद इंजीनियरिंग सर्वे। चलिए, तो अगर इंजीनियरिंग सर्वे की हम बात करें, तो फॉर इंजीनियरिंग वर्क हाईवे, आपके जितने भी इंजीनियरिंग वर्क होते हैं उनके लिए जो हम सर्वे करते हैं, है ना, सर्वे फॉर इंजीनियरिंग वर्क, हाईवे, रेलवे, ब्रिजेस एक्सेट्रा। इंजीनियरिंग वर्क, हाईवे, रेलवे, ब्रिजेस एक्सेट्रा। हाईवे, रेलवे, ब्रिज एक्सेट्रा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी स्केल क्या होती है इंजीनियरिंग सर्वे की, तो सबकी अलग अलग होती है। अब ये तो बेसिक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि इंजीनियरिंग सर्वे क्या होता है। ये क्या होता है, सर्वे फॉर इंजीनियरिंग वर्क, रेलवे, ब्रिजेस और एक्सेट्रा, इन सब के लिए जो हम सर्वे करते हैं उसे हम इंजीनियरिंग सर्वे बोलते हैं। मतलब इंजीनियरिंग काम के लिए जो हम सर्वे करते हैं वो इंजीनियरिंग सर्वे होता है। ठीक है, इसकी स्केल की बात करते हैं, तो 1/50 टू 1/200, चाहे मैं बाय लिखूँ चाहे रेशियो निकालूँ ना, एक ही चीज़ है ये। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये किसका होता है, बिल्डिंग का। बिल्डिंग क्योंकि क्या होती है, छोटी होती है ना, तो उसमें रेशियो कम होंगे। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब जो आपके ब्रिजेस से बड़ा, बिल्डिंग से बड़ा क्या होता है, ब्रिज होते हैं। बिल्डिंग से बड़े क्या होते हैं, ब्रिज होते हैं। तो यहाँ पे आपका रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और सबसे बड़ी क्या होती है, आपकी रोड्स होती हैं, हाईवेज होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 1:50,000। ठीक है, कोशिश करना याद रख सके हो आप। अगर नहीं भी याद हो रहा है तो इसको आप इस तरीके से दिमाग लगाना कि बिल्डिंग का सबसे छोटा होता है, ब्रिजेस का मीडियम होता है और हाईवे का सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। थर्ड हम बात करते हैं किसके बारे में, कैडेस्ट्रल सर्वे के बारे में। तो अगर कैडेस्ट्रल सर्वे की बात करें तो मार्किंग ऑफ क्या होती है, बाउंड्री लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है। तो कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, आपकी मार्किंग ऑफ बाउंड्री लाइन्स, प्रोसेस ऑफ मार्किंग ऑफ बाउंड्री लाइन्स। तो प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ बाउंड्री लाइन्स। जैसे आपका कोई घर है, ठीक है, या आपका प्लॉट है, तो इसकी जो बाउंड्री लाइन्स हैं आप जो पता लगाने की प्रोसेस है, या कोई कंट्री हो गई है ना, उसकी बाउंड्री लाइन्स को पता लगाने की प्रोसेस हो गई, या कोई स्टेट हो गया, उसकी बाउंड्री लाइन की पता लगाने की प्रोसेस हो गई, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पोर्शन आते हैं, आप अगर क्लासिफिकेशन ऑन पर्पस की बात करो तो वो किस पे आते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे पे आते हैं। तो इसकी स्केल क्या होती है, इसकी जो स्केल होती है वो 1:1000 टू 1:5000 तक होती है।
ठीक है, छोटी स्केल यानी छोटी बाउंड्री लाइंस है उनको पता लगाएंगे हम, ठीक है, ज़्यादा बड़ा सर्वे ये नहीं होता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, ठीक है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे ये भी काफ़ी पूछा जाता है। हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, तो आपका या तो वाटर बॉडीज के पास या वाटर के अंदर का जो सर्वे होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सर्वे नियर वाटर बॉडीज और सर्वे अंडर वाटर बॉडीज, सर्वे नियर वाटर बॉडीज, या सर्वे अगर आप वाटर के अंदर भी कर रहे हो ना, जैसे आपके ओशियंस हो गए, सीज हो गई, तो उसको भी हम हाइड्रोलॉजिकल सर्वे ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। नेक्स्ट आपका क्या आता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलॉजिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है और एस्ट्रोनॉमिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे की अगर हम बात करें तो ये होता है लैटिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, लोकल टाइम हो गया, अजीमथ हो गया, हेवनली बॉडीज, इन सब का जो सर्वे होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। सर्वे ऑफ, अभी समझाऊंगा मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, अभी सिर्फ आप इतना समझ लो, क्योंकि वहाँ पे जब हम कंपास सर्वे पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा मैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अगर लोकल टाइम हमें निकालना है ये भी मैं आपको बता दूंगा, लोकल टाइम कैसे निकालते हैं, खैर आपके सिलेबस में नहीं है, पर लोकल टाइम निकालना भी मैं आपको बता दूंगा। अजीमथ हो गया, फिर इसके बाद आपकी हेवनली बॉडीज, यानी कि हेवनली बॉडीज यानी कि आपके मेटियोर हो गए या जो आपके स्पेस वाली बॉडीज हो गए, उसको हम हेवनली बॉडीज बोलते हैं। तो इन सब का जो सर्वे होता है इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे बोलते हैं, ठीक। लास्ट आपका आता है जियोलॉजिकल सर्वे। लास्ट आपका कौन सा आता है, जियोलॉजिकल सर्वे। तो जियोलॉजिकल सर्वे की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ सरफेस, सर्वे ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, तो जो हमारी डिफरेंट लेयर होती है अर्थ सरफेस की, उनके सर्वे को हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल। यानी पहला सरफेस आपका हो गया ये लेयर, है ना, मान लीजिए यहाँ ब्लैक कॉटन सॉइल है, फिर नीचे आपकी लेटराइट है, या आपके नीचे और पत्थर वत्थर हैं, तो अलग अलग लेयर, ये एक लेयर हो गई, ये एक लेयर हो गई, इसके नीचे की एक और लेयर हो गई, तो अलग अलग लेयर की जो हम सर्वे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, कि अगर हम सॉइल का कर रहे हैं तो जियोलॉजिकल हो गया, हेवनली बॉडीज का कर रहे हैं यानी कि स्पेस पे कर रहे हैं तो एस्ट्रोनॉमिकल हो गया, पानी के अंदर कर रहे हैं तो हाइड्रोलॉजिकल हो गया, बाउंड्री लाइंस बना रहे हैं तो कैडेस्ट्रल हो गया, अगर आप ब्रिज बना रहे हो या कोई रेलवे का सर्वे कर रहे हो या हाईवे का कर रहे हो या घरों का कर रहे हो तो वो इंजीनियरिंग हो गया, और नेचुरल मैनमेड फीचर्स का पता लगा रहे हो तो टोपोग्राफी हो गया। बहुत सारी चीजें आपको नाम से समझ में आ जाएंगी, छोटी छोटी सी कुछ कीवर्ड्स हैं वो आपको याद रखना है, अभी मैं मार्क कर दूंगा कौन से कीवर्ड्स आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हम लास्ट हमारा आज का टॉपिक जो है उसके बारे में बात करते हैं, फिर मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपका लास्ट जो आज का हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना। खैर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट, यही आपका पूरा क्या है, सर्वे है। पूरा सर्वे का मैं एक बार आपको सिलेबस ही लिखवा रहा हूँ अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होता है आपका बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से वो होता है आपका चेन सर्वे, ठीक है। ये मैं आपको एक तरीके से सिलेबस ही लिखवा रहा हूँ।
सबसे पहले हम इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चेन सर्वे। ठीक है, चेन सर्वे क्या होता है, अभी आप सिर्फ एक ब्रीफ ले लीजिए, थोड़ा सा मोटा मोटा आपको अंदाज लग जाएगी चेन सर्वे का मतलब क्या होता है, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि चेन सर्वे का क्या मतलब होता है। तो चेन सर्वे क्या होता है, ओनली लेंथ इज मेजर्ड, नो एंगल इज मेजर्ड, ओनली लेंथ इज measured with chain or tape, no angle is measured। ठीक है, आपकी जो लेंथ है उसी को बस हम मेजर करते हैं विथ चेन और टेप, कोई भी एंगल आपका मेजर नहीं होता। ठीक, अगर आप यहाँ पे टेप यूज करोगे ना, तो टेप क्या होता है, मोर एक्यूरेट होता है, और जो आपकी चेन होती है वो लेस एक्यूरेट होती है। सब बात करेंगे हम कैसे, पर अभी आप सिर्फ याद रखो कि जो आपका टेप होता है वो मोर एक्यूरेट होता है। आप स्केल से जो लाइन खींचते हो, ये आपकी स्केल है, इससे जो आप लाइन खींचते हो ये आपका क्या हो जाता है, लीनियर मेजरमेंट हो जाता है, क्योंकि आप कोई भी एंगल को मेजर नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ किसको मेजर कर रहे हो, लेंथ को मेजर कर रहे हो। तो अगर जब आप सिर्फ लेंथ को मेजर कर रहे हो टेप और चेन की मदद से, उसे हम क्या बोलते हैं, चेन सर्वे बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है, कोई भी एंगल आप मेजर नहीं करोगे। चलिए, सेकंड आपका आता है कंपास सर्वे, ये भी आपको बताएंगे। इसके बाद आपकी जो चेन के बाद हम पढ़ेंगे, यानी लीनियर मेजरमेंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो कंपास सर्वे रहेगा। तो अगर कंपास सर्वे की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, कंपास सर्वे में क्या होता है कि जो एंगल है उसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, एंगल इज मेजर्ड विथ हेल्प ऑफ कंपास। ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, जितने भी मैंने आज आपको क्लासिफिकेशन लिखवाए, सब एक एक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बराबर है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आपका जो कंपास सर्वे होता है उसमें हम एंगल मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, ठीक है, कोई भी वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे मेजर नहीं होगा, ओनली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है बाय चेन और टेप। ठीक है, जैसे आपको ये ऐसे नापना है, तो ये जो एंगल है ये तो आप मेजर कर लोगे कंपास रख के यहाँ पे, लेकिन जो लेंथ है वो आप मेजर करोगे चेन और टेप से। ठीक है, इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम कंपास सर्वे की बात करेंगे, अभी सिर्फ आप बेसिक समझ लो। ठीक, थर्ड हमारा आता है लेवलिंग। ये हमारी इसके बाद की यूनिट हो जाएगी लेवलिंग। कंपास के बाद हम किसकी बात करेंगे, लेवलिंग की बात करेंगे। तो लेवलिंग में हम क्या मेजर कर रहे हैं, रिलेटिव एल्टीट्यूड और वर्टिकल डिस्टेंस। तो लेवलिंग में क्या होता है कि आपके जो वर्टिकल डिस्टेंसेस मेजर होते हैं, या फिर आपके जो रिलेटिव एल्टीट्यूड होता है, मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव एल्टीट्यूड, रिलेटिव एल्टीट्यूड और वर्टिकल डिस्टेंस। ये वाला पॉइंट जो है, ये इस वाले पॉइंट का जो सरफेस है, इस वाले पॉइंट के सरफेस से कितना नीचे है, ये क्या हो जाती है, लेवलिंग हो जाती है। ठीक है, हाइट नापते हैं हम आपकी बिल्डिंग की, माउंटेन की, किसी भी चीज की, जब हम हाइट नापते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, लेवलिंग बोलते हैं, सीधे और साफ शब्दों में, सिंपल। नेक्स्ट हमारा क्या आता है लेवलिंग के बाद, टेकोमीटर। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नहीं, नेक्स्ट हमारा आता है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट सर्वे हो जाएगा ना। थियोडोलाइट आपने देखा होगा अगर आप इंजीनियरिंग के डिप्लोमा में। थियोडोलाइट क्या होता है, आपका जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों मेजर कर लेता है। यहाँ पे हम क्या मेजर करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स, सिर्फ और सिर्फ एंगल मेजर करेंगे। ठीक है, जो डिस्टेंस होगा उसको हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। ठीक है, डिस्टेंस को वैसे चेन से नहीं करेंगे, टेप से करेंगे। अब क्यों करेंगे टेप से, चेन से क्यों नहीं करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा जब हम थियोडोलाइट सर्वे पढ़ेंगे तब।
ठीक है, आप भी सोचना कि हम यहाँ पे चेन क्यों नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अभी बता देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल थोड़ाइट होता है ना, मोर प्रिसाइज होता है। ठीक है, और अगर चेन की बात करेंगे तो वो लेस प्रिसाइज हो जाएगा। तो एक चीज आप ये नाप रहे हो, इसको आप नाप रहे हो 30.35 35 डिग्री 35 मिनट 30 डिग्री 35 मिनट 40 सेकेंड, और आप यहाँ पे अगर एरर कर दिए तो इसको इतना प्रिसाइजली नापने का क्या मतलब हो जाएगा। तो फिर हम चेन यूज कर ही नहीं सकते, है ना। चेन यूज करेंगे तो जो एरर आएगी वो ज्यादा आ जाएगी। जब हम एंगल इतना प्रिसाइजली नाप रहे हैं तो हम जो डिस्टेंस है वो इतना कम प्रिसाइजली नापेंगे तो क्या मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे टेप यूज करते हैं। ठीक है, ये याद रखना आप, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल ओनली। नेक्स्ट आपका आता है टैकोमीटर। नेक्स्ट आपका क्या आता है, टैक्योमीटर। तो अगर टैक्योमीटर की बात करें तो आपका जो हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल थोड़ा मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, है ना, बहुत ज़्यादा अपन डीप में इसको लिखेंगे तो टाइम वेस्ट ही होगा, समझ में आना चाहिए बस आपको। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल प्लस डिस्टेंस। क्या मतलब हुआ इसका, जो आपका टैकोमीटर होता है ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल भी मेजर कर लेता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंसेस भी मेजर कर सकता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा अच्छे लिखूं, नहीं तो शायद आपको समझ में ना आए फिर। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस, तो ये आप दोनों मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टैकोमीटर। ठीक है, ये आप दोनों मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टैकोमीटर। चलिए अगला आपका आता है प्लेन टेबल। एफ आपका हो जाएगा प्लेन टेबल। ठीक है, ये भी आपकी पूरी यूनिट है। तो इसमें क्या होता है, शीटिंग आपकी शिफ्टिंग, रीडिंग और मैपिंग साइमल्टेनियसली हम क्या करते हैं, साथ में करते हैं। रीडिंग भी साथ में करते हैं, शिफ्टिंग भी साथ में करते हैं और मैपिंग भी साथ में करते हैं। रीडिंग, शिफ्टिंग एंड मैपिंग is done simultaneously। ठीक है, तो रीडिंग, शिफ्टिंग एंड मैपिंग जो होती है वो साइमल्टेनियसली होती है। मतलब कि आप एक प्लेन टेबल लेके बैठ जाओगे, आप यहाँ पे आपका जो फील्ड है उसके जो आप यहाँ पे स्टैब्लिश करोगे पॉइंट्स। ठीक है, तो इसकी जो रीडिंग भी होगी, शिफ्टिंग भी आप यहाँ पे साथ में सब करते जाओगे। पहले यहाँ से देखोगे इस पॉइंट को, फिर यहाँ पे प्लेन टेबल सेट करोगे, इस पॉइंट को देखोगे, फिर यहाँ से प्लेन टेबल सेट करोगे, इस पॉइंट को देखोगे, फिर यहाँ से प्लेन टेबल सेट करोगे, इस पॉइंट को देखोगे। तो रीडिंग, शिफ्टिंग और मैपिंग सब साथ में चलती है। यहाँ पे डीप में बताऊंगा जब अपन प्लेन टेबल की बात करेंगे। ठीक है, अभी उतना डीप में जाने की हमें जरूरत नहीं है। लास्ट आपका आता है फोटोग्रामेट्रिक। फोटोग्रामेट्री, तो अगर फोटोग्रामेट्री की हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, सर्वे विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स। सर्वे विथ हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स। तो जब हम सर्वे करते हैं फोटोग्राफ्स की मदद से, यानी कि आप यहाँ पे प्लेन में हो, ठीक है, ये आपका प्लेन है, ठीक है, थोड़ा सा खराब दिख रहा है, और आपका ये प्लेन है मान लीजिए, और प्लेन से आपने यहाँ पे नीचे आपका ये फील्ड है, आपने यहाँ से ऊपर से क्या खींच ली, फोटो खींच ली। ठीक है, यहाँ से आपने फोटो खींच ली और फिर फोटो को आपने, फोटो के हिसाब से आपने क्या कर लिया, सर्वे कर लिया। तो जब आप फोटो की मदद से सर्वे करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोग्रामेट्री। अगर टाइम बचेगा तो हम इसके बारे में बात करेंगे। खैर ये आपका स्पेसिफिकली ईएससी और गेट में ही आता है फोटोग्रामेट्री। अगर टाइम बचेगा तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से सर्वे किया जाता है। ठीक है।
तो बेसिकली ये हमारे हो जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे कि कौन कौन से हमको सर्वे करने होते हैं। जितने भी टाइप के क्लासिफिकेशन थे मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। तो बेसिक क्लासिफिकेशन आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। इसमें से आपको ये वाला, ये इस पे आपको कम से कम, आप कोई भी एग्जाम उठा लेना, यहां से क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जरूर आया होगा, ठीक है। तो आप ये बात नहीं भूलना। फिर आप एरिया नहीं भूलना, दोनों एरिया, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना। ये तो आप पूरा ही याद रखो, मेरे हिसाब से जितने भी आपके डिफरेंस है ना, सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्लम लाइन वाला भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है और ये वाला भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो ये पॉइंट जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें से कुछ ना भूलिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। फिर टोपोग्राफिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी सारे इंपॉर्टेंट है। टोपोग्राफिक में क्या होता है, जब आप नेचुरल और मैनमेड फीचर, इंजीनियरिंग में आप जो इंजीनियरिंग वर्क होते हैं, इंजीनियरिंग वर्क कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, हाईवे हो गया, ठीक है। फिर आपका कैडेस्ट्रल सर्वे, इसमें आप क्या करते हो, नेचुरल प्रोसेस ऑफ मार्किंग बाउंड्री लाइन। तो ये बाउंड्री लाइन यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है। आपको बाउंड्री जहां भी दिख जाए आंख बंद करके कैडेस्ट्रल निकाल के लगा देना, ठीक है। सीडी से याद रख सकते हैं, सीबी से याद रख सकते हो आप, इसको उल्टा भी याद रख सकते हो। तो क्या कर सकते हो आप, जब भी आपको बाउंड्री दिखे तो आप कैडेस्ट्रल आंख बंद करके लगा दो, ठीक है। बाउंड्री लाइन या बाउंड्री से रिलेटेड कुछ भी दिखे आप कैडेस्ट्रल लगा दो। वाटर बॉडीज आपको दिखे आप हाइड्रोलॉजिकल लगा दो, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग दिख जाए, इंजीनियरिंग वर्क, ये खैर नहीं पूछता है, इतना इजी तो नहीं पूछेगा। यहाँ पे आपको अगर नेचुरल और मैनमेड दिख जाए तो आप टोपोग्राफिकल सर्वे लगा दो। फिर यहाँ पे आपको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डिपार्चर, लोकल टाइम, कोई भी ऐसी चीज दिख जाए जो आपके स्पेस की बात कर रहा हूं तो आप एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे लगा दीजिए। और अगर आपको जियोलॉजिकल की बात करूं मैं तो आपका जहां पे आपको अर्थ सरफेस दिख जाए या लेयर ऑफ अर्थ सरफेस दिख जाए या सॉइल वगैरह दिख जाए, है ना, तो वहां पे जियोलॉजिकल सर्वे। अब ये चेन सर्वे नहीं पूछता आपसे, कंपास सर्वे नहीं पूछता है, ठीक है। ये आपको डिफरेंस याद होना चाहिए कि थोड़ालाइट सर्वे में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल होते हैं, पर टैकोमीटर सबसे अच्छा होता है, इसमें सब कुछ मेजर कर सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट है। टैकोमीटर बेस्ट है क्योंकि उसमें आप एंगल भी मेजर कर सकते हो और साथ ही साथ डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो। तो ऐसी चीज जिससे आप एंगल और डिस्टेंस से साथ में मेजर कर सकते हो वो आपकी क्या है, बेस्ट है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि टैकोमीटर में आप दोनों चीजें मेजर कर सकते हो, लेकिन थियोडोलाइट में सिर्फ और सिर्फ आप क्या मेजर कर सकते हो, डिस्टेंस, एंगल्स मेजर कर सकते हो। तो ये डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। प्लेन टेबल और फोटोग्रामेट्री, प्लेन टेबल भी काफी आता है, ठीक है। प्लेन टेबल में भी काफी आता है। इसमें शिफ्टिंग और रीडिंग, रीडिंग, शिफ्टिंग, साइटिंग, ये लिखा रहेगा, रीडिंग, शिफ्टिंग, साइटिंग, मैपिंग, ऐसे करके आपसे पूछेगा। मैं आपको डीप में बताऊंगा जब हम प्लेन टेबल पढ़ेंगे तो, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है ताकि आपका एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाए कि आपका सिलेबस क्या है, आपके चैप्टर किस तरीके से हैं और क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट है और कवर करनी है। चलिए इसके बाद का जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, प्रिसीजन, एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके बाद वाले लेक्चर में, वैसे तो मुश्किल है खत्म हो जाए, पर कोशिश करेंगे खत्म हो जाए क्योंकि हमारा भी एक बहुत बड़ा टॉपिक बचा है, स्केल ऑफ अ मैप, आपके टाइप्स ऑफ स्केल्स और आपका टाइप्स ऑफ वर्नियर। तो वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। आपका जो चैप्टर है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए मैंने यहाँ पे आपको पिछला लेक्चर जो मैंने दिखाया होगा 2 स्टार लगाया, तो बहुत सारी चीजें यहाँ से, बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम इसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी XYZ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो थ्योरी तो आप, मैं बता रहा हूँ, ESE भी पढ़ोगे तो लगभग यही है, गेट भी पढ़ोगे तो यही है, AE या JEE की तैयारी कर रहे हो तो यही है, बस फर्क आ जाता है आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप वो लगा लो। ESE के अगर आपके पास टाइम है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, और अगर आपका JEE लेवल के एग्जाम है तो SSC JEE के क्वेश्चन लगा लो। इतना मोर देन सफिशिएंट है। आप ये नोट्स पढ़ लीजिए, आपका जो सा एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, अगर टाइम है तो ESE के लगा लीजिए और टाइम है तो JEE के भी लगा लीजिए, ठीक है। तो आपका 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। चलिए इस लेक्चर के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग। ऑल द बेस्ट, बाय।